हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 9 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर 2 इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वार के बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या हालत थी और जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके कारण जो है जो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी उस समय। फिर हमने देखा था जो कंजर्वेशन मूवमेंट्स है और फेसिज्म है इसके बारे में हमने देखा कि ये सब चीज़ें क्या होती थी। उसके बाद हमने नाजी पार्टीज़ के बारे में देखा, नाजी पार्टी कैसे ग्रो हो रही थी। हिटलर के बारे में हमने जाना, हमने देखा कि कैसे जो जूइश है और जो आर्यन रेस की जो पीपल है उनमें भेदभाव होता था, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब जो है हमको आगे बढ़ते हुए हमको ये देखना है होलोकास्ट, ठीक है, होलोकास्ट तक हम पहुँचे थे और इस होलोकास्ट होता क्या है उसके बारे में हमको आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमको जानना है। तो स्टार्ट करेंगे हम द होलोकास्ट मस्कर ऑफ जूइश एंड अदर्स। तो होलोकास्ट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। मस्कर क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को जब इंटेंशनली मार दिया जाता है तो उसे मास्कर कहा जाता है। तो मास्कर जो जूइश पीपल है और अदर्स हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम आगे देखेंगे। तो एंटी सेमिटिज्म, तो ये क्या है, जो जूइश पीपल है उनके खिलाफ नफरत, ठीक है। ये जो है मिडिल एजेस से हम देखते आएंगे, जो यूरोपियन कंट्रीज है उसे मिडिल एजेस के समय से जो है उनके प्रति जूइश के प्रति भेदभाव होता आता जा रहा था। लेकिन जो हिटलर ने इसी जो प्रेजुडाइज है, जो भेदभाव की जो भावना है उसको आग देते हुए, ठीक है, जैसे घी में आग डालना बोलते हैं ना, सॉरी आग में घी डालना, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने किया। तो प्रिजुडाइज टू फैन हेटरेड मतलब जो भी वहाँ पे नफरत थी उसको और नफरत फैलाने की कोशिश में उन्होंने पूरे जर्मन नेशन में क्या है एंटी सेमिटिज्म फैला दिया। द जूइश वेयर पोर्ट्रेड एज एन इंफीरियर रेस दैट वाज रूट कॉज ऑफ ऑल जर्मन प्रॉब्लम। जूइश वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप इन सितंबर 1935 एंड जर्मन्स वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग जूइश, विद सच मैरिज बीइंग डिक्लेयर्ड एज कॉन्सिक्वेबल ऑफेंस। तो जूइश को क्या पोर्ट्रेट किया गया, उनकी रूपरेखा कैसे बताएगी कि सारी जो जर्मनी के प्रॉब्लम है वो जो इंफीरियर रेस है, ठीक है, पहले ही उनको इंफीरियर छोटे जात का बना दिया गया। तो ये जो इंफीरियर रेस है यही पूरा कारण था जर्मनी में जितनी प्रॉब्लम्स है उसकी। तो जूइश को जो है उनका जर्मनी से जो सिटीजनशिप है उसको स्ट्रिप्ट ऑफ मतलब हटा दिया गया। कब? सितंबर 1935 में। और जर्मन्स को पाबंदी थी कि वो किसी भी जूइश से मैरिज नहीं कर सकता, और अगर मैरिज करता है तो वो क्या होता है, एक कानूनी अपराध, कॉन्फिसेबल ऑफेंस मतलब एक कानूनी अपराध। तो many other prohibitions were imposed on Jews: confiscation and sale of their property, removal from the government service, boycott of Jewish business, etc. तो इन प्रोहिबिशंस के साथ साथ, इन विरोध के साथ साथ और भी बहुत सारे लॉज इम्पोज किए गए जूइश के कारण, जैसे कि कॉन्फिकेशन एंड सेल मतलब उनके जो प्रॉपर्टी है उसको छीन लेना और हथियार लेना और उसको बेच देना, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से उनको हटा दिया गया था, और कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विस है उसे भी उनको हटा दिया गया था, और जूइश के जो बिजनेस है उनको भी बॉयकॉट किया जाना चालू कर दिया गया। तो ऑन अक्टूबर 9-10, ठीक है, ऑन नवंबर 9-10, 1938 a massive coordinated attack was carried out against the Jews through Germany, in which property, homes and sandwiches were ravaged. तो अब क्या किया गया, नवंबर 9-10 में एक मासिव मतलब बहुत सारे लोग मिलकर उन्होंने अटैक किया जो जूइश कम्युनिटी थी जर्मनी में, पूरे जर्मनी में। और क्या किया उन्होंने, उनके प्रॉपर्टी हथियार लिए, उनके घर हथियार दिया, और साथ ही सैंग्विजेस मतलब जो उनका पूजा पाठ करने का जो जगह है जूइश पीपल का उसे ये कहा जाता है, तो उसे भी तबाह कर दिया गया। दिस टेरिबल इवेंट केम टू बी नोन एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। और इस इवेंट को, ये जो दर्दनाक इवेंट है जहाँ पे जूइश के साथ जूइश पीपल्स पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमला किया, तो इसे क्या कहा जाता है, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। जूइश वेज मेड टू वियर आइडेंटिटी बैजेस to distinguish them from rest of the population, and they were forcefully herded into ghettos after their property was seized. अब उसके बाद जूइश जो है उनको उनका पहचान के लिए आइडेंटिटी बैजेस, ठीक है, बैजेस मतलब
बैच हम लगाते हैं ना, बैचेस, उस तरीके के बैचेस लगाना पड़ता था, ताकि जो जर्मन पॉपुलेशन है उससे उनको अलग किया जा सके, डिस्टिंग्विश किया जा सके, और उनको फोर्सफुली उनके घर छीन लिए, उनका बिजनेस छीन लिया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली। तो अब क्या है, जो भी बचे हुए जूइस थे उनको क्या किया जाता था, घेटोस में जाके डाल दिया जाता था। सो फोर्सफुली हर्डर मतलब जैसे गाय बैल को रखते हैं ना, वैसे ही उनको घेटोस में रख दिया जाता था, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह सीज करने के बाद, हथियाने के बाद। So around 42,500 concentration camps were set up across Germany, with and Hitler announcing that he would eventually exterminate all Jewish across the Europe. अब कितने सारे कंसंट्रेशन इस तरीके के घेटोस बने थे, 42,500 ऐसे कंसंट्रेशन कैंप्स बने हुए थे पूरे जर्मनी में, जहाँ पे हिटलर ने ये अनाउंस किया था कि वो आखिर में ये जितने भी जूस है उनको ख़त्म कर देगा। तो दे वेयर ट्रांसपोर्टेड टू दिस कंसंट्रेटेड कैंप्स फ्रॉम देयर घेटोस एंड मेक टू वर्क लाइक स्लेव्स। अब ये जो घेटोस है, ठीक है, घेटोस से इनको इन कंसंट्रेशन कैंप्स पे लेके आया जाता था और उनको गुलामों के जैसे काम कराया जाता था। Between 1941 to 1945, 60 lakh Jews, including 50 lakh children, were sent to their death in the gas chamber in a phased manner. अब बहुत ही दर्दनाक स्थिति वाली हम पैराग्राफ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन 1941 से 45 के बीच में 60 लाख जूस, ठीक है, जिसमें कि 15 लाख चिल्ड्रन भी थे, बच्चे भी थे, उनको मार दिया गया। कैसे मारा गया, उनको एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाता था, जहाँ पे जहरीली गैस जो है वहाँ छोड़ी जाती थी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये फेस्ड मैनर में होता था, मतलब टर्न बाय टर्न, कुछ लोग इतने क्वांटिटी में लोगों को मारना, इस तरीके से। तो दे वे स्ट्रिप्ड नेकेड एंड पैक्ड इनटू दिस चैम्बर्स वेयर पॉइजनस गैस वाज रिलीज, किलिंग देम इन मिनट्स। तो इनको क्या किया जाता था, स्ट्रिप्ड नेकेड मतलब इनके कपड़े उतार दिए जाते थे। इन्हें कहा जाता था कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए और वहाँ उन चैम्बर्स में जाइए, और उस चैम्बर्स में क्या किया जाता था, फिर पॉइजनस गैस, जो जहरीली गैस है, उसे छोड़ा जाता था, और मिनटों में क्या होता था, कई सारे लोग जो हैं वो एक ही पल में खत्म हो जाते थे। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कॉपर्स थ्रोन इनटू मास ग्रेव्स, तो ये मास ग्रेव्स है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ फेंका गया है और इसे अब भरा जाएगा, ठीक है, ग्रेव बनाया गया है यहाँ पे। So wherever the German army captured territory, they separated the Jews and sent them into concentration camp, where they were subsequently gassed to death. In addition, another 50 lakh non-Jewish, including Polish, Russian, nomadic gypsies, mentally and physically handicapped people were killed because Nazi felt that they would degrade German race. तो जहाँ पे भी जर्मन आर्मी अब कोई टेरिटरी को कैप्चर करती थी, कोई एरिया को कैप्चर करती थी, तो वहाँ पे वो जूइश पीपल को सेपरेट करते थे, अलग करते थे, उनको इस तरीके के कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था और उनको गैस, जहरीली गैस सुला के मार दिया जाता था। और इसके साथ साथ में 50 लाख नॉन जूइश पीपल्स भी, जो जिसमें पॉलिश, रशियन, नोमैडिक जिप्सीज हो गए, और जो अपंग लोग हैं, जैसे मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, उनको भी मार दिया जाता था। और नाजीज को ये लगता था कि ये जो जर्मन रेस को क्या कर देंगे, इनकी क्वालिटी को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो कैसे डिग्रेड होगा, अगर कोई जर्मन पीपल इनसे शादी कर लिया या इनसे कोई संबंध रख लिया, तो उनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। इसके कारण वो इस तरीके की हरकतें किया करते थे। उनको सीधा उन कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, जहरीली गैस सुंघाई जाती थी और ख़त्म कर दिया जाता था। जो सिस्टमेटिक मास केयर, तो ये जो सिस्टमेटिक मास केयर है, ठीक है, जन हत्या है, इसे ही क्या कहा जाता है, होलोकास्ट कहा जाता है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट्रिक्ट targeting of a specific minority community, generating mass hysteria and hatred against them. तो इसका नतीजा क्या हुआ, तो ये जो सिस्टमेटिक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो इस पीपल है, उनको मार देने का जो प्रोसेस है, इससे मास हिस्टेरिया मतलब क्या होता है, नफरत पैदा करना। तो पूरी कम्युनिटी के बीच में क्या हो गया था, जूइश पीपल के प्रति क्या हो गया था, एक नफरत उत्पन्न हो गई थी, और ये जो है उससे बहुत ज़्यादा घृणा करने लग जाते थे। उसके बाद हमको देखना है फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो इन अर्ली 1933 हिटलर गेव अश्योरेंस ऑफ अडॉप्टिंग पीसफुल पॉलिसी, सेइंग हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू टर्मिनेट द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्सलाइसिस ट्रीटी एंड गेन अ हॉनरेबल स्टेटस
सोल्जर्स फॉर जर्मनी। तो अर्ली 1933 में जो हिटलर है उसने क्या इंश्योरेंस दिया था? इंश्योरेंस मतलब उसने लोगों को क्या बोल के रखा था, ठीक है, क्या चीज़ के लिए उन्होंने बोल के रखा था, क्या प्रस्तावना रखा था उन्होंने, कि वो एक पीसफुल पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ह्यूमिलिटी टर्म्स है वेसलाइसिस ट्रीटी में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जो जीती हुई जो नेशंस है उन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे जर्मनी को, जिसे वर्सिलाइसिस ट्रीटी में लिखा हुआ है। तो ये जो वर्सिलाइसिस ट्रीटी है इसमें जो टर्म्स लिखे गए थे जर्मनी के खिलाफ ये काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थे, मतलब बेइज्जतीपूर्ण थे। तो इसीलिए जो है हिटलर ने उन्हें जर्मनी को सांत्वना दिया था कि वो एक ऑनरेबल स्टेटस जो है जर्मनी का वापस लेके आएंगे। बट ही वांटेड टू जर्मनी to regain the territory it has lost in 1990, so he adopted a policy of rearmament and slowly building up a strong army backed by aircraft, tanks and submarine. तो हिटलर का ये भी मकसद था कि जर्मनी ने जो टेरिटरीज लॉस कर दिए थे 1990 में उसको वो वापस ले आएंगे। और उन्होंने ये भी अडॉप्ट किया कि जो भी आर्म्स वगैरह हैं उनको वो एक पॉलिसी लेके आएंगे जिससे वो आर्म्स वगैरह जो है वो बनाएंगे। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या कर दिया, आर्मी बनानी स्टार्ट कर दी। आर्मी उनको बनाना मना था वर्साइल्स ट्रीटी में, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी चालू कर दी जिसमें एयरक्राफ्ट भी थे, टैंक्स भी थे, सबमरीन्स भी थे। और 1935 हिटलर ने अनाउंस किया कॉन्स्पिरेशन टू एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स भी वो लेके आ गए। एंड डायरेक्ट वायलेशन ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी में साफ लिखा गया था कि जर्मनी कोई भी आर्मी क्रिएट नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कर दिया। सो ही ऑल्सो री इंटीग्रेटेड द सार वैली इनटू जर्मनी आफ्टर कैरिंग आउट रिफरेंडम इन मार्च 1936 जर्मन सोल्जर्स रीटूक ग्रीनलैंड। तो अब उन्होंने साथ ही साथ में जो है जो अलग अलग टेरिटरीज है उसको रिकैप्चर करना स्टार्ट किया। तो री इंटीग्रेट मतलब जर्मनी में फिर से मिला लिया किसे, सार वैली को जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद मार्च 1936 में जो सोल्जर्स ने ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लिया। इन 1936 also in 1936 Hitler signed an agreement with Mussolini fascist Italian government and Japan to jointly oppose Russia in the war। अब 1936 में हिटलर ने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया किसके साथ, इटली के साथ और जापान के गवर्नमेंट के साथ में, कि वो रशिया को अपोज करेगा वॉर में। इन द सेम ईयर ही सेंट हिज आर्मी टू एड द फैसिस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन स्पेन टू टेस्ट हिज न्यू वेपन्स एंड मिलिट्री सिस्टम। और उसी साल में उन्होंने आर्मी भी भेजी ताकि वो जो डिक्टेटरशिप है स्पेन का उसमें अपनी वेपन्स और जो मिलिट्री सिस्टम है उसको चेक कर सके। अब इस पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड हिटलर रीअसेड दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस वेरेंट कीन on entering a war with Germany. Instead they wanted to prop him as a barrier against Russian communists। अब ये जो पीरियड था इसमें हिटलर ने असेस किया था कि ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ये वॉर में आने के लिए रेडी नहीं थे। इंस्टेड क्या करना चाहते थे, वो रशियन कम्युनिटीज के लिए एक बैरियर क्रिएट हो रहा था। तो ब्रिटिश पॉलिसी क्या थे, री अपीसमेंट पॉलिसी। तो ब्रिटिश की क्या पॉलिसी थी, री अपीसमेंट पॉलिसी। और इसका एडवांटेज लेते हुए हिटलर ने क्या कैप्चर कर लिया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया इन 1939 में इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये एक पिक्चर दी गई हुई है 1936 की। तो ये कार्टून है जिसमें कटाक्ष किया जा रहा है, सैटिरिकल कार्टून है। वेल नोन कार्टूनिस्ट थे डेविड लो, उन्होंने, तो हिटलर इज शोइंग, ठीक है, हिटलर को बताया जा रहा है कि वो लोगों के जो गोल्स है ना उसके बैक्स पे चल रहे हैं। तो स्पाइनलेस लीडर जो है डेमोक्रेसी के उसके बैक पे वो चल रहे हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1939, तो 1939 के एंड आते आते ही साइंड अ नॉन एग्रेसिव पैक्ट विद रशिया अंडर विच बोथ कंट्रीज अग्रीड नॉट टू अटैक ईच अदर। अब उसके साथ साथ 1939 में उन्होंने रशिया के साथ क्या किया, एक समझौता साइन किया। उसमें क्या था कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और सितंबर 1939 में पोलैंड
जर्मनी जो है इन्वेडेड और कैप्चर कर लिया किसको, पोलैंड में। फॉलोइंग द सरेंडर, और सरेंडर होने के बाद जर्मन राउंडेड अप जूइश इंटेलेक्ट, इलाइट क्लास, टीचर्स एक्सेट्रा इन पोलैंड एंड एग्जीक्यूटेड देम टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप इन द कंट्री। पोलैंड को कैप्चर किया और वहाँ के जो भी जूइश कम्युनिटी थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने भी बड़े बड़े क्लासेस थे, टीचर्स थे, उनको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ताकि कोई भी न्यू लीडरशिप उस कंट्री में ना आ सके। तो ये जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट था पॉलिश पॉपुलेशन के साथ साथ पॉलिश को कैप्चर करने के बाद फिर वहाँ के लोगों को मारने का, इससे जो है पूरे विश्व जो है स्तब्ध रह गया, स्टर्न रह गया। तो हिटलर ऑल्सो हर्डर्ड पॉलिश पीसेंट्स फ्रॉम देयर विलेजेस इनटू कैंप्स एंड सोल्ड देम एज स्लेव्स, रीसेटलिंग द विलेजेस विद जर्मन्स। तो हिटलर्स देखिए जो पॉलिश पीसेंट्स थे, ठीक है, जो पॉलिश पोलैंड के जो किसान थे, उनको विलेजर से हटा के कहाँ, कैंप्स में ले आए और उसको सोल्ड करने लगे, सेल करने लग गए, बेचने लगे, कैसे, गुलाम के जैसे बेचने लग गए जो भी। एंड रीसेटलिंग द विलेजर्स, और जो भी विलेजर्स हैं उनको जर्मन के साथ वहाँ पे रिसेटल भी करने लग गए। सो ही सेड दैट जर्मन पीपल नीड पीस टू ब्रीथ एंड लिव, फॉर विच इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट द पीपल ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड फैसिलिटेट देयर लाइन। ही क्लेम दैट द नॉन जर्मन रेस वेयर इंफीरियर एंड ओनली फिट टू बी स्लेव्स। बाप रे, देखो, तो उन्होंने क्या किया, तो उनका मानना ये था कि जो जर्मन पीपल है उनको स्पेस चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, ताकि वो खुल के सांस ले सके। और ये जो अननेसेसरी के जो लोग हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं और जिन्होंने वहाँ पे ज़मीन में जो कब्जा करके रखा, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो नॉन जर्मन रेस के जितने भी लोग हैं वो क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी के हैं और उनकी जगह कैसी है, गुलामी में ही है, वो और कुछ काम नहीं कर सकते, उनको सिर्फ गुलाम ही होना चाहिए। तो जर्मन सोल्जर्स वेयर ऑल्सो टोल्ड दैट द एनिमी सोल्जर्स वेयर इंफीरियर एंड कैन बी डिफीटेड बाय जर्मन रेस। और उनको सोल्जर्स को ये भी पढ़ाया जाता था, ये भी बताया जाता था कि जो एनिमी के जो सोल्जर्स है वो हमेशा उनसे इंफीरियर है और उनको वो इजिली डिफीट कर सकते थे। तो दिस आइडियोलॉजी गाइडेड हिज ट्रस्ट टू कैप्चर द होल वर्ल्ड। तो ये जो आइडियोलॉजी है इसे ही आगे रखते हुए वो क्या चाहते थे, पूरे विश्व में कैप्चर करना चाहते थे, पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। He promised German people that they could exploit the wealth of all the captured countries to raise their living standard। और उन्होंने जर्मन के जो लोग हैं उनसे ये भी प्रॉमिस किया कि वो जितने भी नेशंस को कैप्चर करेगा, उनका जो वेल्थ है, ठीक है, जितने भी कैप्चर वो करेंगे, जितने भी वेल्थ मिलेगा उससे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएंगे। तो बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, ठीक है, यहाँ पे एक बैटल की पिक्चर भी दी गई हुई है। तो 1939 में क्या हुआ, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी इन सपोर्ट ऑफ पोलैंड। तो 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ क्या कर दिया, वॉर छेड़ दिया और पोलैंड को वो सपोर्ट करने लगे। तो दिस स्टेप स्केल्ड अप द वॉर इनटू वर्ल्ड वॉर। और यही जो स्टेप है ये आगे बढ़ के वर्ल्ड वॉर में आ गया। तो जर्मनी क्विकली वर्कड आउट इट्स वर्क स्ट्रेटेजी अटैकिंग नॉर्थर्न यूरोप एंड फ्रांस बाय मिड 1940 एंड एंटरिंग नॉर्थ अफ्रीका टू अटैक ब्रिटिश कॉलोनी। तो अब ये वॉर की पहल तो हो गई, अब इसके बाद जो है जर्मनी क्विकली ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजीज लेके आए और नॉर्थर्न यूरोप है और फ्रांस में बाय मिड 1940 उन्होंने अटैक करना चालू किया और उसके बाद जो है नॉर्थ अफ्रीका में ब्रिटिश की जो कॉलोनीज है वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। तो इटली और जापान डिक्लेयर्ड दे वुड एली विद जर्मनी। तो इससे पहले हमने देखा था कि इटली और जापान ने डिक्लेरेशन पहले ही दे दिया था, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। तो इटली और जापान ने ये डिक्लेयर किया कि वो जर्मन के साथ रहेंगे। तो ये थ्री जर्मनी, इटली और जापान, ये थ्री जो है इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक्सेस पावर, ठीक है, ये जो ग्रुप है इसे क्या कहा जाता है, एक्सेस पावर। और 1941 में जापान ने अटैक किया यूएसए को, जर्मनी ने अटैक किया सोवियत यूनियन रशिया को। द एंट्री ऑफ यूएसए एंड सोवियत यूनियन इनटू द वॉर वाज डिफाइनिंग मूवमेंट। तो ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। टुगेदर विद ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और अदर जर्मन नेशंस जो हैं, दिस टू कंट्रीज फॉर्म एलाइड पावर्स। तो ये
ये सब जो है ब्रिटेन, फ्रांस और एंटी जर्मन कंट्री, एंटी जर्मन मतलब जो जर्मन को सपोर्ट, जर्मनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म किया उन्होंने, एलाइड पावर्स फॉर्म किया, और ऑल्सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस, हम यूनाइटेड नेशंस भी बोल सकते हैं, विच लेटर वेंट टू फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। तो उस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू डिफीट द एक्सेस पावर, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सेस पावर को डिफीट करना। तो रशिया वाजंट मिलिट्री प्रिपेयर्ड टू फेस जर्मन असॉल्ट इन द बिगिनिंग एंड वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट, बट इन 1942-1943 Hitler's victorious army faced defeat for the first time in the hand of Soviet army in the city of Stalingrad। तो रशिया जो है इवेंचुअली प्रिपेयर्ड नहीं था, मिलिट्री इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी कि वो जर्मन के असॉल्ट को स्टार्टिंग में झेल सके, उनको हरा सके, है ना, उनको फोर्स टू रिट्रीट मतलब उनका मुकाबला कर सके। लेकिन 1942-43 में क्या हुआ, हिटलर की जो विक्टोरियस आर्मी थी, जो जीतने वाली जो आर्मी थी, उनको पहली बार क्या मिल गई, हार मिल गई। सोवियत जो आर्मी थी उन्होंने स्टालिनग्राड में उनको हरा दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद जो है सोवियत कीप एडवांसिंग टिल दे कैप्चर बर्लिन, जर्मन कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद जो सोवियत एक बार जीतने के बाद जो है सोवियत जो है वो आगे बढ़ते 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 बर्लिन तक पहुंच गए। बर्लिन क्या है, जर्मन के कैपिटल सिटी था, और जर्मन के कैपिटल सिटी तक पहुंच गए। तो हिटलर ने उस समय क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। बर्लिन को हारना देखना जो उसके उनके मतलब आओ में नहीं था, तो हिटलर ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ वॉर, अब इस फेज में जब वॉर इतना परम सीमा में था और हिटलर ने सुसाइड कर लिया, तो ब्रिटेन एंड यूएसए फॉट टुगेदर टू लिबरेट फ्रांस, आफ्टर विच दे एडवांस टू बर्लिन, ठीक है। अब इस फेज जो वॉर का था उसमें ब्रिटेन और यूएसए साथ में इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी और फ्रांस को लिबरेट करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ जो मुसोलिनी था इटली का, ऑल्सो कमिटेड सुसाइड आफ्टर इटली फर्स्ट डिफीटेड। जब इटली की हार हुई तो मुसोलिनी ने भी उन्होंने भी क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। USA then dropped atomic bombs on two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, after Berlin was captured to force Japan to surrender, which it immediately did. With this, the Second World War came to end. और साथ ही साथ में जो है हिरोशिमा और नागासाकी, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, जो कि जापान की 2 सिटीज़ है। वहाँ पे क्या किया, यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स किए, जिसका असर सालों साल था, काफ़ी सालों तक था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब्स गिरा दिए। और उसके बाद जो बर्लिन जो है वो कैपिटल में आ गई थी, मतलब उसको हथिया के रख लिया था। और उसके बाद जो है सीधा साधा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया था। तो ह्यूमैनिटी हैव नेवर सीन सच अ वॉर एज डिस्ट्रक्टिव एंड मर्सिलेस एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कभी भी मतलब जो ह्यूमन विश्व है ना, हमारा जो ह्यूमैनिटी है, मतलब जो हमारी जो समाज है, उसने कभी इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव वॉर नहीं देखा था, जहाँ इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, इतनी तबाही हुई थी और इतना मर्सिलेसली जो है लोगों को मारा गया था बिना मतलब किसी दया भावना के। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ऑन वन साइड जर्मन genocide of the Jews and Japan's inhuman treatment of prisoners of war on the other, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो जर्मन में जो जूइस को जो है जो मैस्केयर होता था, ठीक है, जेनोसाइड मतलब पूरा एक साथ ग्रुप में लोगों को मार दिया जाता था। और जापान का जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट था, जो जितने भी प्रिजनर्स थे वॉर का उसका, और उसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड जो एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो डिफेंसलेस, ठीक है, जो सिविलियंस के ऊपर फेंका गया था, जो एटॉमिक बॉम्ब वहाँ फेंके गए थे, वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आर्मी थी, वहाँ पे जो नॉर्मल लोग रहते थे, जिनका कोई लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, तो डिफेंसलेस मतलब जिनके पास कुछ हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो सिविलियंस भी जो है वो मारे गए थे। तो इससे पूरा वर्ल्ड विश्व जो है, जो विश्व का जो कॉन्साइंस है ना, वो हिल के रह गया था। कॉन्साइंस मतलब आत्मा हिल के रह गई थी। द वॉर क्लेम्ड, कितने लोग मरे थे, 225
225 लाख सोल्जर्स वहाँ पे मरे थे, बट अबाउट द ट्वाइस द नंबर, अराउंड 500 लाख जो सिविलियंस जो हैं वो भी मरे हुए थे, और 60 लाख जूस इसमें जो है डेथ में मारे गए थे होलोकास्ट में, और साथ ही साथ 2.5 लाख लोग जो है वो मिनट्स में नागासाकी जो है वहाँ पे मर गए थे। तो रशिया सफर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी, तो रशिया में बहुत सारी कैजुअलिटीज थी। तो क्या क्या था, एस्टिमेटेड 200 to 400 लाख, और अबाउट 20% ऑफ द कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे मारा गया था। तो ये सीन था जो डिस्ट्रक्शन हुआ था नागासाकी में, जो एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था वहाँ पे का। उसके बाद हमको देखना है हैना एंड हर सूटकेस। तो यहाँ पे एक बच्ची है हैना, ठीक है, और उसके सूटकेस में क्या है उसके बारे में हमको जानना है। तो हानास के सूटकेस, ठीक है, सुन के पढ़ के देखेंगे। तो जापान built a Holocaust museum to remind people of the horror of the Second World War. The exhibits in the museum included some material from the Auschwitz concentration camp, among which a suitcase drew the attention of the visitor. तो जापान ने एक होलोकास्ट म्यूजियम बनाया। होलोकास्ट क्या था ये हमने देखा इसी अभी के सेक्शन में। तो यहाँ पे इसी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उनका जो दर्दनाक स्थिति है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो ये जो म्यूजियम में रखी हुई जो चीज़ें हैं उसमें से एक मटेरियल जो है वो एक कंसंट्रेशन कैंप था, ऑस्विच, ठीक है, ऑस्विच में कंसंट्रेशन कैंप था जहाँ पे एक सूटकेस था जो हमेशा लोगों का अटेंशन ड्रॉ करता है। तो उसके बारे में हम जानना है। इट वॉज नेम्ड इन विच अ विक्टिम ऑफ द गैस चैम्बर हैज केप्ट हिज बिलोंगिंग। तो ये उस जो विक्टिम थी जो गैस चैम्बर में मतलब मारी गई थी उसके बारे में उसमें बताया गया है, उसका सूटकेस है। तो उसका नाम हर नेम्ड वाज मार्क्ड ऑन द लिड, ठीक है, उसका नाम जो है यहाँ पे लेड पे लिखा हुआ है। नाम क्या है, हैना बार्डी। मई 16, 1931 में इनका जन्म हुआ था। तो ये ऑर्फन चाइल्ड थी एंड वाज किल्ड व्हेन शी वाज 13 ईयर ओल्ड। ऑर्फन मतलब इसके माता पिता नहीं थी, अनाथ बच्ची थी जो 13 साल की उम्र में मारी गई थी। तो जापानीज चिल्ड्रन विजिटिंग द म्यूजियम kept asking many questions about Hannah and her suitcase. Who was this girl? From where was she from? And did she live? How was she orphaned? Why was she killed? तो बहुत सारे जो जापानीज पीपल जब ये जो बच्चे हैं जो म्यूजियम को विजिट कर रहे थे उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे हाना और उसकी सूटकेस के बारे में कि लड़की कौन थी, वो कहाँ से आई थी, वो मतलब अनाथ कैसे हुई और वो मारी कैसे गई। तो जो डायरेक्टर था जो म्यूजियम का उसके पास कोई आंसर नहीं था इनके क्वेश्चंस का, तो इसलिए उसने ये जो मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करने की ठान के रख ली। तो आफ्टर सेवरल ईयर इट केम टू लाइट दैट हानास एल्डर ब्रदर वाज लिविंग इन कनाडा। ही रिलेटेड हाना स्टोरी इन अ लेटर। तो उसके कुछ साल बाद जो है ये पता चला कि हाना का जो बड़ा भाई है वो कनाडा में रहता है और उन्होंने हाना की जो स्टोरी है उसको एक लेटर में रिलेट किया। तो हाना की जो फैमिली थी वो एक टाउन में रहती थी नोवे मेस्टो इन चेक रिपब्लिक में। दे वे जूइश, तो ये जूइश पीपल थे। तो ट्रेवल्स ऑफ द जूइश बिगैन when Nazi occupied their country in 1939। तो 1939 में जब नाजीज ने उनकी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया उसके बाद जो है ये जो जूइश है उनकी प्रताड़ना चालू हुई। तो दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, विजिट द सिनेमा एंड सो ऑन। दे हैड टू वियर आइडेंटिटी बैडेज विच दे वेंचर्ड आउट ऑफ देयर होम्स। तो उनको स्कूल जाने की मनाही थी, उनको सिनेमा हाउस जाने की मनाही थी, बहुत सारी पाबंदी थी, उनको आइडेंटिटी बैडेज लगाना पड़ता था और जब भी वो घर के बाहर जाते थे तो ये आइडेंटिटी बैडेज उनको पहन के जाना बहुत ज़रूरी था। तो ग्रेजुअली दे वर डिपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। वन डे हानास मदर वाज टेकन अवे, नेक्स्ट डे हर फादर। अब ये जो है उनको इवेंचुअली जो है कंसंट्रेशन कैंप में डिपोर्ट कर दिया गया, वहाँ पे डाल दिया गया। तो एक दिन हाना की जो मदर है उसको लेके चले गए और क्या किया जाता था वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद जहरीली गैस सुंघा दी जाती थी जिससे वो खत्म हो जाते थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे उसके फादर को ले जाया गया। तो हाना वॉज नॉट 11 years old एट दैट टाइम। हर मदर सेंड हर अ गिफ्ट फ्रॉम द कंसंट्रेशन कैंप ऑन हर बर्थडे। तो हाना जो है उस समय 11 साल की नहीं हुई थी और उसकी मदर ने एक गिफ्ट भेजा था कंसंट्रेशन कैंप से उसके बर्थडे में।
दिस वॉज द लास्ट कॉन्टैक्ट विथ हर, और ये उसका लास्ट कॉन्टैक्ट था। द ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये जो भाई बहन है, वे आर नॉट अलाउड इन, वे आर नाउ अलोन इन द वर्ल्ड, तो उनके माता पिता मर गए थे, अब वो अकेले थे। They were both sent to the concentration camp on May 14, 1942, where they lived for 2 years. तो अब ये दोनों बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाया गया 14 मई 1942 में, जहाँ पे वो 2 साल तक रहे। और अक्टूबर 23 में 1944 में हाना वाज सेंट टू ऑस्टविच, वेयर शी वाज गैस टू डेथ। अब यहाँ पे 1944 में हाना को ऑस्टविच लेके गया, जहाँ पे उसको गैस सुंघा के मार दिया गया। Her brother was working as a slave at that time, और इस समय इसका जो भाई है वो एक गुलाम की जिंदगी जी रहा था, जहाँ at that time the reigns of Nazi came to the end। अब उसके बाद जो है जो समय था नाज़िस का वो खत्म हो गया। He learned from his aunt that his parents and sisters has been killed, और उसको ये पता चला था, उसकी जो पेरेंटल आंट है उससे ये पता चलता है, पेरेंटल आंट मतलब उसकी जो बुआ है, उससे ये पता चला कि उसके मदर फादर जो है वो मारे गए हैं। और ही रोड, उसने लिखा माई वर्ल्ड केम टू द एंड एट दैट मोमेंट, और उसी समय उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तो टुडे, इवन टुडे आई फील हानास लिटिल हैंड्स, आई रिग्रेट सो मच दैट आई कुड नॉट सेव हर। तो यहाँ पे लोगों के मतलब आप सुनने में कितना बुरा लगता है, तो वहाँ पे लोगों के बीच में जो बीती होगी है ना, आपको एक जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे आपको एक गैस सुंघा दी जाएगी, आपको पता है कि उस गैस को सूंघने के बाद आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपके मदर, फिर फादर, फिर आप खुद, है ना, और उनका भाई जो है कहीं गुलाम की जिंदगी जी रहा है। तो फ्रॉम द हाना सूटकेस बाय कैरन लेवी, ये पब्लिश हुआ था 2002 में। The Second World War was the first time in the history that more civilians than soldiers were killed in a war. It was the first war in which civilians, male and female, had to work for the war effort, with the economy of the countries involved in fighting almost entirely directly to produce armaments for the war. तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये फर्स्ट टाइम थी हिस्ट्री में जहाँ पे जितने सिविलियंस थे, ठीक है, वो ज़्यादा मारे गए थे सोल्जर्स के काउंट में। अगर हम ये सरल भाषा में मतलब सोल्जर से ज़्यादा सिविलियंस जो है, सिविलियंस मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो मारे गए थे। और इट वाज द फर्स्ट वॉर, ये पहला वॉर था जिसमें ऑल द सिविलियंस, जितने भी सिविलियंस है, मेल फीमेल, इनको सारे जो लोग हैं उनको वॉर के लिए, लड़ाई के लिए काम करना पड़ता था, क्योंकि इकोनॉमी जो कंट्रीज़ की थी वो उस समय इतनी गिर गई थी कि लोगों को, सारे लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हथियार पैदा कर सके वॉर के लिए। इन अ वे the two world war in the 20th century were the consequence of important changes that had taken place in 19th century, such as the formation of nation states that begin to see other nations as a sworn enemy, industrialization that made it possible to manufacture huge quantities of armaments, workers who could be sent to the war front for several years। तो इस तरीके से जो 2 वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर जो 20th सेंचुरी में हुआ है, तो इसका नतीजा क्या था, कॉन्सिक्वेंस था कि इम्पोर्टेंट चेंजेस आए 19th सेंचुरी में, जैसे कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टेट्स ने सॉन किया कि वो एनिमीज है ना, कौन से स्टेट्स एनिमीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये पॉसिबिलिटी आई कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हथियार बनाए जा सके, वर्कर्स जो है उनको वॉर फ्रंट में कुछ सालों के लिए भेजा जा सके। तो डेमोक्रेसीज दैट कुड बी inside war history in the people, scientific process that made it possible to manufacture tanks, machine guns, poisonous gas chambers, bomber effect aircraft, atom bomb, unparalleled forest destructive capabilities। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे इन्वेंशंस भी हुए, वॉर था तो पॉइजनस के गैस चैम्बर्स हो गए, मशीन गन्स हो गए, बॉम्बर एयरफोर्स, बहुत सारी जो है उस समय इन्वेंशंस भी हुए। तो फर्स्ट 50 years ऑफ 20th सेंचुरी, तो पहला जो 50 years है 20th सेंचुरीज का, इन्होंने ये हॉरिफिक एपिसोड्स देखे जहाँ पे जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो इन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मतलब कैसे भी करके कंट्रोल हो, इस तरीके की जो वॉर्स है वो खत्म हुए। इंस्टेड क्या हो रहा था, इसके अलावा क्या हो रहा था, जो ह्यूमंस जो है वो ह्यूमैनिटीज एकदम छोड़ दिया था, इस तरीके से हो रहा था, और मतलब बिल्कुल क्रॉस कर ली थी बिस्लेटिंग, मतलब जो निर्ममता की जो सीमा ही पार कर दी थी। तो अब जो है
लास्ट सेक्शन में हमको इंडिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देखना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।